भारतीय इतिहास। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग भी उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार लोक सेवा आयोग हुआ, झारखंड लोक सेवा आयोग हुआ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हुआ, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग हुआ। प्रतिवर्ष ये लोग भी राज्य सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करते हैं और उन सारी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में, जनरल स्टडीज के पाठ्यक्रम में भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सफलता दिलाने में इसकी एक काफी बड़ा योगदान है। नेट का भी एग्जाम, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो यूजीसी नेट जिसको हम लोग कहते हैं, जो आजकल एनटीए के द्वारा आयोजित होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित होता है, जो छात्र उसमें बैठना चाहते हैं उनके लिए भी यह काफी उपयोगी है। स्नातकोत्तर परीक्षा में की जो प्रवेश परीक्षा हो रही है, वहाँ भी आजकल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे संघ लोक सेवा, जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो या दिल्ली विश्वविद्यालय और भी कोई प्रवेश परीक्षा, और भी कोई विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा। उन सारे परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ा रहा हूँ। जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये भारतीय इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला भारतीय और दूसरा इतिहास। हम लोग भारत के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आखिर इतिहास है क्या? भारतीय इतिहास पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, किसको के इतिहास कहते हैं। नेचुरल बात है कि मानव क्या करता है? इतिहास किसकी कहानी है? मानव की कहानी है। मानव अपने क्रियाकलाप के कारण जाना जाता है। मानव क्या जाना जाता है? क्रियाकलाप। मानव काम करेगा ही काम करेगा। अतीत में मानव ने जो क्रियाकलाप किया और उस क्रियाकलाप की जानकारी के लिए हमारे पास अगर लिखित स्रोत है, लिखित साक्ष्य है, रिटन एविडेंस है, तो हम लोग उसको इतिहास कहते हैं। बात को समझिए, इतिहास किसे कहते हैं? मानव के जिस क्रियाकलाप की जानकारी हमें लिखित साक्ष्य से मिलता है, उसे हम इतिहास कहते हैं। क्लियर? अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि मानव के जिस क्रियाकलाप की जानकारी हमें लिखित साक्ष्य से नहीं मिलता है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसको प्रागैतिहास कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? प्रागैतिहास कहेंगे। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। प्रागैतिहास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री। ये लिखित साक्ष्य क्या है और लिखित साक्ष्य क्या है? लिखने की कला का आविष्कार भारत में 600 बीसी के आसपास हुआ। 600 बीसी के नियर अबाउट, लगभग उसी के आसपास हुआ। जो आज की देवनागरी लिपि है, वो उसी समय पहली बार जो है इसका आविष्कार किया गया था। 600 बीसी के बाद और अब तक हमारे पास मानव के हर क्रियाकलाप की लिखित जानकारी है। इसलिए हम इस काल को इतिहास या ऐतिहासिक काल कहते हैं, हिस्टोरिक एज कहते हैं। ऐतिहासिक काल कहते हैं। और 600 बीसी से पहले जिस काल का हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। एक हो गया 600 से बीसी के पहले और एक हो गया 600 बीसी के बाद। इतिहास 600 बीसी के बाद
और प्रागैतिहास 600 बीसी के पहले। कितना पहले वो हम जब प्रागैतिहास पढ़ाएंगे वहां पर आपको बताएंगे। अभी आप लोग सिंपल इतना ही समझिए, इतिहास हिस्ट्री 600 बीसी के बाद शुरू होता है क्योंकि लिखित साक्ष्य मिलता है। प्रागैतिहास 600 बीसी के पहले। कितना पहले वो हम आपको जब प्रागैतिहास पढ़ाएंगे वहां पर आपको हम समझाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? जब आप इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं वहां पर आपको एक टर्म मिलता होगा आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्ट्री। ये प्रोटो हिस्ट्री क्या है बताइए? प्रोटो हिस्ट्री क्या है? आदि ऐतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ये प्रोटो हिस्ट्री क्या है और इसका समय क्या है? 600 तो है ही, लेकिन यहां 3000 बीसी है। भारत की दो महान प्राचीनतम सभ्यताएं, एक सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और दूसरा है वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। इन दोनों को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। सिंधु सभ्यता का पीरियड 2500 बीसी से 1800 बीसी है और वैदिक सभ्यता का पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी। इन दोनों सभ्यताओं को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया। सिंधु सभ्यता के पास अपना स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट है, लेकिन आज तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। सिंधु सभ्यता के पास क्या था? अपना स्क्रिप्ट था, लेकिन आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। वहीं वैदिक सभ्यता के पास अपना स्क्रिप्ट नहीं था, वो लिखना नहीं जानते थे। जो भी वैदिक सभ्यता के ग्रंथ हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, वो सभी ओरल ट्रेडिशंस में है, मौखिक परंपरा में। ऋग्वेद के पुरोहित हों या सामवेद के पुरोहित हों या यजुर्वेद के पुरोहित हों या अथर्ववेद के पुरोहित हों, वो जब वो पाठ करते थे और शिष्य जो उनके होते थे उसको याद कर लेते थे। फिर शिष्य जब गुरु बनते थे तो वो अपने शिष्य को याद कराते थे। कहने का अर्थ यह कि जो है यह एक बोलने की परंपरा में था, इसको लिखा नहीं गया था, क्योंकि लिखने की कला का आविष्कार 600 बीसी में हुआ। इन्हीं सब कारणों से इन दोनों सभ्यताओं को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आदि ऐतिहासिक काल कहते किसको है और क्यों इतिहास और प्रागैतिहासिक काल के बीच में हमें इसे स्थान देना पड़ा। यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग में एक बार एक प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न में यह था कि वैदिक शिक्षा आधारित रटन शिक्षा प्रणाली आधारित थी, मेढक की तरह टर्टर, और भी उसके 3 ऑप्शंस थे, लेकिन उसका एक ऑप्शन मेढक की तरह टर्टर था और वह उसका आंसर यही था, मेढक की तरह टर्टर करना। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो रटन शिक्षा प्रणाली है और वैदिक समय से ही हमारे यहाँ रटने पर ज़्यादा बल दिया जाता था। जैसे वर्षा काल में आप एक मेढक टर करता है तो सारे मेढक टर्टर टर्टर करने लगते हैं। उसी प्रकार गुरु जो है आश्रम में कोई पाठ करता था तो शिष्य जो है उस पाठ को उच्चारण करते थे। तो
इसका आंसर यही है कि वैदिक शिक्षा आधारित थी, या हमारी जो प्राचीन शिक्षा आधारित थी वह रटन शिक्षा प्रणाली थी। वैदिक वह मेढक की तरह ट्रैक्टर था। यह आपसे कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत पहले यह प्रश्न आया था, इसको मैंने यहीं पर डिस्कस कर दिया। यह हो गया आपका इतिहास, प्राग इतिहास और आदि इतिहास के बीच में। अब आप लोग इस अंतर को समझ गए होंगे और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस यहां से आते हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो दूसरा पॉइंट यह डिस्कस करेंगे कि इतिहास के पिता किनको कहा गया है, हिस्ट्री का पिता किसको कहा गया है। आप लोग उनको जानते होंगे, बचपन में किताब में पढ़ते होंगे, उनका नाम हेरोडोटस। हेरोडोटस ग्रीक के रहने वाले थे, इसको यूनान भी कहते हैं, यूनान के रहने वाले थे। उस समय ये यूनान के रहने वाले थे और इनको जो इतिहास का पिता कहा था वो ग्रीक के ही एक ओरेटर थे, दार्शनिक थे, ग्रीक के ही विद्वान थे, सिसरो। उन्होंने इन्हें इतिहास का पिता कहा था। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और किसने कहा था सबसे पहले? तो रोमन के ही, ग्रीक के ही, यूनान के ही दार्शनिक, यूनान के ही ओरेटर थे सिसरो। उन्होंने इनको, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। हेरोडोटस ने एक किताब लिखा था, हिस्टोरिया, द हिस्टोरिया। इस पुस्तक से हमें भारत और पर्सिया के बीच में जो व्यापार संबंध था, ट्रेड रिलेशनशिप था, उसका जानकारी मिलता है। और ये ट्रेड रिलेशनशिप 500 BC के आसपास का मिलता है। हेरोडोटस का भी काल यही है। मैं ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इतना ही जानिए कि हेरोडोटस भी इसी समय के थे। 484 BC से लेके 484 BC से लेके 425 BC के आसपास के हेरोडोटस थे। 500 BC, जो 5वीं शताब्दी BC उसको कहते, ईसा पूर्व कहा जाता है, उस समय करते। और ये पुस्तक से हमें भारत और फारस के बीच में व्यापार संबंध की जानकारी मिलता है। हेरोडोटस भारत नहीं आए थे, आप लोग जानिएगा। हेरोडोटस यूनान के ही रहने वाले थे, ग्रीक के ही रहने वाले थे। लेकिन यूनान के जस्ट बगल में आप देखिएगा एक एम्पायर था, पर्सिया एम्पायर। ये काफी उस समय का शक्तिशाली एम्पायर था और हेरोडोटस के राज्य पर, जो ग्रीक उनका राज्य था, उस पर यह बराबर हमला करता रहता था। और हेरोडोटस ने ग्रीक और पर्सिया के बीच जो लड़ाई होती थी, जो संघर्ष होता था, जो बैटल होता था, उन सारी बैटल के बारे में जानकारी दिया है। और अप्रत्यक्ष रूप से उस पुस्तक से हमें भारत के बारे में भी, जो व्यापार संबंध था पर्सिया के साथ, उसकी जानकारी उस पुस्तक से मिलता है। पर्सिया ईरान को ही कहा जाता था। 1935 से पहले ईरान का नाम पर्सिया ही था और 1935 के बाद पर्सिया को ही ईरान कहा जाने लगा। हेरोडोटस के बारे में परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हेरोडोटस को जो यूनान का राजा था, उनको देश से बाहर कर दिया था, उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। और यह उनके लिए आशीर्वाद बन गया, क्योंकि इसके कारण जो देश से निकाल, तो इन्होंने यूरोप की पूरी यात्रा की और जो भी यूरोप के हर बहुत सारे लोगों से मिले, वहाँ के लोकल जो टेल्स होते थे, मिथ्स होते थे, वो पढ़ते थे, लोगों से जाके पूछते थे और फिर वो जो है घटनाओं को क्रमबद्ध करते थे और एनालिटिक, विश्लेषणात्मक देते थे। काफी मेहनत किया इन्होंने इतिहास के लिए, पहली बार। और कभी कभी आपको उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो काफी एक तरह से कह सकते हैं कि सरदर्द होने लगता है। कभी कभी पूछ लिया कि हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या है, तो उसका संस्कृत नाम हरिदत्त है, ये याद रखिएगा।
यह है हेरोडोटस के बारे में जानकारी। इतिहास का पिता क्या है, ये सब आपको यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा चीज हम जो आपको बताना चाहते हैं कि इतिहास से सबसे पहले भारत में किसने लिखा। अगर मैं आपको 4 ऑप्शंस दूं इतिहास के बारे में कि इतिहास सबसे पहले भारत में प्राचीन भारतीयों ने शुरू किया, मध्यकालीन मुस्लिम शासकों ने शुरू किया, या आधुनिक अंग्रेज शासकों ने शुरू किया, या डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप लोग इसका जो आंसर दीजिएगा, भारत में इतिहास की शुरुआत मध्यकालीन मुस्लिम शासकों ने शुरू किया। इस पर काफी विवाद है, और जो अंग्रेज शासक आए उन्होंने कहा भारत में भारतीयों के पास कोई इतिहास बोध नहीं था, वो जो भी चीज लिखते थे उसमें कोई तथ्य, मतलब वो कोई कर्मानुसार नहीं होते थे। उनका यह आरोप सही भी है। अंग्रेज शासकों ने कहा कि भारत चीन के लोगों ने तिथि के संबंध में कुछ अवेयरनेस दिखाया भी, लेकिन भारतीय तो इससे काफी इग्नोरेंट थे। उनको काफी इस तिथि से मतलब घटनाओं को मतलब जालनुमा प्रेजेंट करते थे, रेखीय प्रेजेंट नहीं करते थे, वो गोलाकार नुमा प्रेजेंट करते थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कालबोध उनमें प्राचीन भारतीयों में नहीं था। उनका यह आरोप सही है, क्योंकि भारतीय जो प्राचीन लेखक होते थे वो घटनाओं के संदर्भ में जब भी लिखते थे तो वो उनका उद्देश्य होता था कि जीवन की जो मनुष्य के जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताना। लेकिन आप लोग हम लोग जब मुख्य परीक्षा का जब इतिहास का जो सिलेबस पढ़ेंगे तो उस समय हम इसको डिस्कस ज़्यादा करेंगे। अभी आप लोग संक्षिप्त में इतना ही समझिए कि इतिहास की शुरुआत एज ए मुस्लिम शासकों ने ही शुरू किया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए। और आधुनिक इतिहास लेखन की जो नींव है वो ब्रिटिश शासकों ने किया। और जब हम मुख्य परीक्षा की तैयारी इतिहास के लिए कराएंगे तो वहाँ आपको इतिहास लेखन के बारे में जानकारी देंगे। अभी आप लोग यहीं तक इसको समझिए। आज हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह लेक्चर पसंद आया होगा, और इस लेक्चर्स को हम इसलिए बना रहे हैं कि इस लेक्चर के थ्रू ही आप तैयारी कर सकते हैं बिना कोई पुस्तक का सहारा लिए हुए। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में भी फायदेमंद होगा, मुख्य परीक्षा के लिए भी होगा, इंटरव्यू के लिए भी, साक्षात्कार के लिए भी बहुत लाभप्रद होगा, निबंध लेखन में भी फायदा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। धन्यवाद।